अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 17 अगस्त इतवार का रोज़ है। मुल्की सियासी तनाजुर में देखा जाए तो दाखिली और खारजी दोनों महाजों पर मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम बिलखसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुकी है और ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि हाइब्रिड निज़ाम के मुखालिफ फ़रीक है, उसकी तहरीक में भी कोई जान नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में 10 साला मनसूबे की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी भी एक महाज ऐसा है, अभी भी एक ख्वाहिश ऐसी है, अभी भी एक मुतालबा ऐसा है जो फ़ौजी क़यादत का पूरा नहीं हुआ, चाहे उन्होंने जितना मर्जी ताकत का इस्तेमाल किया। और इसका बराह रास्त क्रेडिट भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। तो यूँ कहा जा सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर गुज़श्ता 2-2.5 बरस की कैद के दौरान सब कुछ सहा, मगर उन्होंने नामुमकिनात की दीवारें तोड़ दी हैं। ये कहानी है क्या, आज की इस वीडियो में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे कबल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं। जिस तरह से सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग जान की बाजी हार चुके हैं, सैकड़ों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। क्लाउड ब्रस्ट, फ्लैश फ्लडिंग और इस तरह की जो सूरत हाल है, इससे दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, गुज़श्ता रोज़ जो रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था, फिर सारा दिन जो है वो रेस्क्यू की सूरत हाल जो है वो भी चलती रही। तो अब तक की इतलात ये हैं कि जो NDMA है वो ये क्लेम कर रहा है कि सिर्फ पख्तूनख्वा की हद तक बारिशों और सैलाब से अमवात जो हैं वो 320 हो चुकी हैं और उसके साथ साथ मज़ीद भी बारिश की पेशगोई की गई है। लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा और अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया गया है। सयाहों को शुमाली इलाका जात सफ़र ना करने की हिदायत की गई है। इसी तरह से ही सीरन वैली और नारान कागान के इलाके जो हैं वो भी सियाहत के लिए बंद कर दिए गए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो ज़िला बुनेर में हुआ, जिसकी 7 विलेज कौंसल्स में क्लाउड ब्रस्ट से मजमूई तौर पर 5380 नुकसान जो मकानात हैं उनको नुकसान पहुँचा है। अब तक 209 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, 134 अफराद लापता हैं, जबकि 159 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कोई कुदरती आफात हो तो उसमें दुनिया का बेहतरीन निज़ाम जो है वो भी उसको टैकल नहीं कर सकता। और अमेरिका में लगने वाली जो आग है गुज़श्ता महीनों में, वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो बहरहाल, लेकिन इसका सद्दबाब इस तरह से किया जा सकता है, या इसका जो रूट काज है उसको पकड़ा जा सकता है कि अचानक से मौसमियाती तब्दीली इतनी क्यों आ रही है, वेदर के पैटर्न्स इतने बदलना शुरू क्यों हो गए हैं। जो दहाइयों में कभी एक आध क्लाउड ब्रस्ट हुआ करता था वो अब रोज़ का मामूल क्यों बन चुका है। और इस हवाले से फिर आप देखिए कि हमारी मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा रियासत की ताकतवर इदारों की इस हवाले से प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या कभी किसी से आपने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू करना शुरू की? आप माजी के 78 बरस उठा कर देख लीजिए, आपको इन सियासी और अस्करी हुकूमतों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो नज़र आएंगी। और उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर भी किसी हद तक इस मसले को आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर उजागर करने की कोशिश की। बिलियन ट्री, सुनामी, दरख्त लगाओ और इस तरह के मनसूबे हुए, मगर उस पर जिस कदर तनकीद की जाती थी। और फिर ये भी एक सितम ज़रीफ़ी कि हमारे मीडिया में जब ये सानहा पेश आ जाता है तो उसके बाद रिपोर्टिंग तो की जाती है, मगर उस सानहे के सद्दबाब के लिए या फिर लोगों की अवेयरनेस के लिए इस इशू पर बात ही नहीं की जाती। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इन्वायरमेंट चेंज है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली है, ये इस मुल्क के हर क्लास को, चाहे वो कोई एक रेडी वाला है या कोई मर्सिडीज़ में बैठा है, सबको बुरी तरह से मुतासिर करने वाली है। और आइंदा बरसों में पाकिस्तान का ना तो मईशत मसला है, ना तो गवर्नेंस मसला है, ना ही जो इस वक्त आइन की, जमहूरियत की बालादस्ती की जंग है वो मसला है। ये सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इस पर फोकियत किसी की नहीं है। इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर अब काम किया जा सके। अब आ जाते हैं उस मौजू के ऊपर जिस पे मैंने आपको कहा कि जहाँ एक तरफ गुफ्तगू हो रही है कि जी दाखिली सतह पर आप देखें अदालतें सरेंडर कर चुकी, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पार्लिमान, हुकूमत सब कुछ फतह हो चुकी, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही सब कुछ होगा, अदालतें महज एक तमाशा बन चुकी हैं। और अगर खारजी महाज पे देखा जाए तो जिस तरह से अब खारजा महाज पर मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, सियासी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़, शख्सी आज़ादियाँ, इस पर किसी मुल्क को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी अपने मामलात जो हैं वो तय कर लिए गए हैं। बहरहाल ये क्रेडिट तो है मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए, लेकिन उस तनाजुर में एक ऐसी चीज़ है अभी भी, और वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जुड़ी है, और वो माफ़ी का मुतालबा है।
फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को इस हवाले से पहली मरतबा खुद मंजर आम पे आना पड़ा है। इससे कबल ये जो मामलात हैं ये इशारों कनायों में पैगाम रसानी के तौर पर इमरान खान को भेजे तो जाते रहे हैं, इमरान खान उस पर इनकार भी करते रहे हैं, मगर अब पहली मरतबा ये हुआ है। हालांकि मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर सहाफ़ियों से अमूमन मुलाकात नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब सहाफ़ी हैं, कलम निगार हैं, आपकी जो भी राय है उनके हवाले से, और मेरी भी एक अलग राय है कि मौजूदा सिस्टम में उनकी ये राय है कि जी ताकतवरों के साथ ही रहकर आगे बढ़ा जा सकता है, ये सिविलियन सुपरमेसी की जंग कोई नहीं है। वो जो सुहेल वड़ाइच साहब का एक क्लासिक स्टाइल है, इलेक्शंस की जो प्रेडिक्शंस हैं और उस तरह से भी जितनी नाकामी हुई हैं, बहरहाल वो काफ़ी अरसे से पीछे लगे हुए थे कि किसी तरह से फील्ड मार्शल से मुलाकात हो जाए। अपने कालमों में वो इसका गिला भी करते रहे हैं, तो बहरहाल उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। गुज़श्ते रोज़ एक कॉलम लिखा गया। अच्छा, इस मामले में ना बड़ी मखसूस और बड़ी नपी तुली ज़बान इस्तेमाल की गई है। हालांकि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो बात को खुलकर बयान करने वाले इंसान हैं, और ये जो कॉलम उन्होंने लिखा है ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूं कि चूंकि मुलाकात फील्ड मार्शल से थी तो पहले इस कॉलम का अप्रूवल जो है वो कंसर्न क्वार्टर से हुआ होगा, कांट छांट हुई होगी और उसके बाद ये जारी किया गया। गुज़श्ता रोज़ जंग के अखबार पर जब ये कॉलम छपा तो उसके बाद टीवी चैनल्स को भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो आप भी चला सकते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल थी। वैसे तो बड़ी जो खूबियां हैं वो बयान की हैं, जिस तरह से एक स्टाइल है जो सुहेल वड़ाइच साहब का, लेकिन उसमें एक चीज़ है जिसमें मैंने आपको कहा कि फ़ौज क़यादत का जो मुतालबा और ख्वाहिश है, सबसे बड़ी फरमाइश भी है, वो अधूरी रह चुकी है। उस हवाले से मैं आता हूँ। उन्होंने पूरी एक तमहीद बांधी, फील्ड मार्शल किस तरह के आदमी हैं, किस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की, मैंने कब कब किस किस से फील्ड मार्शल के हवाले से मुलाकात पर कहा, जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर और DGIS आए हैं उन्होंने उस हवाले से क्या कहा, मोहसिन नकवी का क्या किरदार था, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा। वो एक लिखते हैं अपने कॉलम में कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने, यानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, जहां ब्रसल्स में अब हालिया कुछ दिनों पहले फील्ड मार्शल वहां पर मौजूद थे, अमेरिका का दौरा किया और उसके बाद वो यूरोप पहुंचे, तो वहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उनकी गुफ्तगू थी, तस्वीर और कुछ चीज़ें आपने रिपोर्ट होती हुई देखी होंगी। तो वहाँ पर फील्ड मार्शल की सुहेल वड़ाइच साहब से मुलाकात हुई। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने, यानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा सुनाया, जिससे वाज़े होता था। अब ये सुहेल वड़ाइच साहब खुद कह रहे हैं, यहाँ पर जो फील्ड मार्शल हैं उनके अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब इसकी तशरीह कर रहे हैं कि जिससे वाज़े होता था कि शुरू में फ़रिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि जिसने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान बन गया। ये तशबीह दे रहे हैं, उनके सहाफ़ती अंदाज से जिन लोगों को इख्तलाफ है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। बहरहाल यहाँ पर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब माफ़ियाँ मांगते रहे हैं, वो उनके नज़दीक फ़रिश्ते होंगे। जो शख्स माफ़ी नहीं मांग रहा वो शैतान से तशबीह दी गई। अच्छा, ये जो फील्ड मार्शल साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर मुमकिन है, इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। 9 मई हुआ, 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद इस मुल्क में शख्सी आज़ादियाँ छीनी गई, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल किए गए, जीने का, कारोबार करने का, सियासत करने का हक छीन लिया गया और सिर्फ PTI के लोगों से छीना गया। पॉलिटिकल पार्टी डिसमेंटल की गई, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कहा गया कि कौमी सलामती के खिलाफ ख़तरा है, कहा गया कि DGISPR से लेकर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़रा, काबीना, जो पार्लियामान है उस वक्त की, इस आला सतह और बड़े फोरम पर इसे कौमी सलामती के खिलाफ कहा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश कहा गया। अच्छा, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि एक अदालती रिकॉर्ड से एक जगह ये चीज़ साबित हुई है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर 9 मई को कौमी सलामती के खिलाफ नहीं समझते थे। वो किस तरह से, थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको एक अदालती रिकॉर्ड जो है वो आपकी नज़र रखूँगा। तो इमरान खान साहब को इससे कबल भी माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। जब भी कोई इमरान खान से गुफ्तगू की जाती है, जहाँ एक मुतालबा ये होता है कि 9 मई की माफ़ी मांगें, पहला बड़ा और बाज़ाब्ता मुतालबा होता है। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि आप मौजूदा सिस्टम को मानें, आप सिस्टम को मत गिराएं, आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद ना करें तो आपको रिलीफ दिया जा सकता है। और जब ये बात कही जाती है ना, और फिर आज जब माफ़ी मांगने की सियासी मशालत की बात की गई, तो फिर अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आलिया नीलम, इन सबको अपनी अपनी अदालतों की, अपने अदल के ऐवानों की और अपने फ़ैसलों की औकात का पता चल गया होगा। इससे बढ़कर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह रहा। तो इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा जनाब किया जाता रहा, इमरान खान ने वो माफ़ी नहीं मांगी। पहले ये मुतालबा जो है
وہ پس پردہ کیا جاتا تھا. اب فیلڈ مارشل کی یہ پہلی ملاقات ہے کسی صحافی سے اس طرح سے کہ جہاں ایک قسم کا انٹرویو ہے اور وہ انٹرویو کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, اور پھر وہ انہیں کہنا پڑا کہ جی سیاسی مصالحت جو ہے وہ سچے دل سے معافی مانگنے پر ممکن ہے. اب الفاظ کیا استعمال کیے گئے ہوں گے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سہیل وڑائچ صاحب کے ماضی کا کالم اٹھا کر پڑھیے, یہ کالم اٹھا کر پڑھیے, آپ کو لینگویج میں بڑا فرق نظر آئے گا. تو کنسرن کوارٹر سے اپروول لے کر کانسنٹ کروا کر غالباً یہ پبلک کیا گیا ہے. یہ میری ایک قیاس رائے ہے, یہ میرا کا آئیڈیا ہے, خبر میرے پاس نہیں ہے اس حوالے سے. تو بہرحال یہ اب ڈیولپمنٹ ہے. اب میں آ جاتا ہوں کہ جہاں قومی سلامتی کے خلاف اسے خطرہ کہا جا رہا تھا, جہاں اس کو سازش کہی جا رہی تھی, تو نہ تو فوجی عدالتوں میں ابھی تک یہ چیز ثابت ہوئی ہے. فوجی عدالتیں 104 لوگوں کا ٹرائل کر چکی ہیں. صرف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعہ 3 لگا کر ممنوع علاقوں میں احتجاج کرنے کے حوالے سے سزائیں سنائی گئی ہیں. پھر ایک اور دلچسپ بات کہ فوجداری عدالتوں میں یہ ایک منظم سازش, یہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے فیصلے, جو مبینہ سازش کرنے والا تھا, کانسپائریٹر تھا عمران خان, اس کا ابھی تک کہیں ٹرائل نہیں ہوا. اس کے اکسانے پر جو اکرنسز ہوئی ہیں وہاں پر ٹرائل ہو رہا ہے. یہ بھی فوجداری نظام میں اپنی مثال آپ ہے, اور وہاں پر بھی جو سازش کے حوالے سے جو گواہان ہیں ان کے جو کچے چٹے کھلے ہیں وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اس کو کس طرح سے قومی سلامتی کے خلاف نہیں سمجھتے. گزشتہ ماہ میں اس کو رپورٹ بھی کر چکا ہوں, تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر آپ کے نشر مقرر آپ کے لیے ہے تاکہ کانٹیکسٹ آپ سمجھ پائیں کہ وہ جس موضوع پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ 5 لوگ تھے پی ٹی آئی کے جنہیں فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی. وہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے, ایک تو انہوں نے اپیلیں منظور کروانے سے کہا, اور دوسرا کہا کہ ہمیں ریکارڈ دیا جائے جو ہمارا کورٹ مارشل ہوا. اچھا, وہاں پر جو جج صاحبان تھے پشاور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان, انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آرمی ایکٹ 1952 کی جو غالباً رول ہے 130, قاعدہ 130 ہے, اس کے مطابق کسی بھی شخص کا کورٹ مارشل ہو تو وہ ایک مقررہ فیس کی ادائیگی کے بعد وہ اس کا ریکارڈ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے, ماں سوائے اس صورتحال میں کہ جب آرمی چیف یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ پورا ٹرائل یا پھر اس ٹرائل کا کچھ حصہ جو ہے وہ قومی سلامتی اور مفاد کے خلاف تھا. لیکن وہیں ججز یہ لکھتے ہیں کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے سامنے موجود تھے, عدالت کے سامنے موجود تھے, انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے ایسا کوئی حکم نامہ پیش نہیں کیا. تو یہ بہرحال سارا معاملہ ہے. تو اس کو اب آپ لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ آپ نے کیا نہیں کیا. آپ نے 9 مئی کے حوالے سے ریاست کو جو کنڈکٹ تھا, اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری, 5 مقدمات میں سزائیں, 200 سے زائد مقدمات, ان کی نکاح اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو غلیظ پروپیگنڈا مہم ریاستی اداروں کا اس میں استعمال, پی ٹی وی کو دیکھ لیجئے, عمران خان کے اوپر نشہ کرنے کے حوالے سے الزامات, ان کی پوری پارٹی ڈسمینٹل, ان کو جیل میں وہ جو سہولیات جیل مینول کے مطابق ایک سابق وزیر اعظم جو ڈیزرو کرتا ہے وہ نہ دینا, اس کے بعد ان کے بیٹوں سے بات نہ کروانا, 8 فروری 2024 بدترین انتخابی دھاندلی کروانا, 2 احتجاج جو ہیں وہ ان کے ختم ہوئے, 26 نومبر ہو جانا, لوگوں کو شہید کر دینا, 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کو فتح کر لینا. اس کے باوجود بھی وہ شخص جو ہے اس نے ناممکنات کی دیوار جو سیاست میں ہمارے ہاں عموماً پائی جاتی ہے وہ توڑی ہے, اور ابھی تک معافی نہیں مانگی. اور معافی, ویسے میرا بھی ایک سوال ہے کہ معافی اگر قومی سلامتی کے خلاف یہ جان کی امان پاؤں تو سوال تو بنتا ہے, قومی سلامتی اور ریاستی مفاد کے خلاف کوئی کچھ بھی کر دے اور وہ آپ سے معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں گے. اس ملک میں عدالتیں ہیں کہنے کو, تو عدالتوں میں یہ کیسز ہیں, وہاں پر یہ کیسز ہونے چاہیے, وہاں پر ثابت ہونا چاہیے. میرا ملک ہے, میرے ملک کی سلامتی کے خلاف اگر عمران خان تھا تو وہ کوئی معافی کسی سے بھی مانگ لے, معاف نہیں کیا جانا چاہیے, بلکہ قانون اور آئین کے مطابق سزا دینی چاہیے. تو بہرحال یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی. اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کچھ اہم ترین جو ان کے سہیل وڑائچ صاحب کے کالم ہیں, ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا. شروع انہوں نے کیا کہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, یار لوگ تو بے پرکی کی اڑانے کے ماہر ہیں. ایک سابق ایڈیٹر نے تو برسوں پہلے امریکہ میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دعویٰ کر دیا تھا کہ اس عاجز نے یعنی سہیل وڑائچ نے جلا وطنی نواز شریف اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات اور ڈیل کروا دی ہے. اور تو اور ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے ہونہار صاحبزادے نے بھی یہ خبر اڑانے میں پیش تھے کہ اس وقت تک میں نے جنرل عاصم منیر کو سوائے ٹی وی کے کبھی بالمشافہ دیکھا بھی نہیں تھا. جب سے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں غائبانہ طور پر ان کی تعریف و تنقید دونوں سننے میں آ رہی ہیں. شہباز شریف نے بھی ایک ملاقات میں مجھے 1985 سے اب تک آنے والے آرمی چیف کا تقابل پیش کرتے ہوئے مثالوں سے واضح کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر ان سے مختلف اور بہتر ہیں, اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کی دکھا کر ادھر ادھر گیند نہیں مارتے, وہ نہ ہی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں.
اس طرح میرے کئی دہائیوں کے درینہ دوست محسن نقوی بھی ہر ملاقات میں جنرل صاحب کے واقعات اور خوبیوں کا دفتر کھول کر بیٹھتے۔ محسن نقوی رازوں کو گہرائی میں رکھنے کا فن رکھتے ہیں، کم گو اور خاموشی سے ہر سوال کو ٹالنے کا فن بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ان کے اندر کیا طوفان برپا ہے، چہرے کی کیفیت سے دوستوں پر عیاں تو ہو جاتے ہیں مگر خود ان کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھلتی۔ بطور صحافی یہ تجسس سے مجبور ہو کر محسن نقوی سے دوستانہ اور کبھی شکوے کے انداز میں کہتا رہا کہ جنرل صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات بیلجیم کے شہر برسلز میں ہوئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی، میں نے کبھی خفیہ ملاقات کی نہ آج کی۔ یہ آج صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح و شفاف جوابات۔ یہ بات سیاست سے شروع ہوئی اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب نے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جنرل عاصم نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور مجھے سب سے بڑی خواہش ہے کہ مجھے شہادت ملے۔ جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے کام کرنے پر ان کو سراہتے رہے اور کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنا 10 سال کا معاشی پلان بھی بتایا اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی سہیل بڑائے صاحب نے لکھی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔